हेलो गाइस, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आई वेलकम यू अगेन ऑन माई चैनल। और इस बार हम जो टॉपिक उठाने वाले हैं वो उठाने वाले हैं एसिड बेस और सॉल्ट ऑफ क्लास 10th। सो इफ़ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल देन यू हैव टू डू जस्ट टू थिंग्स। क्लिक द सब्सक्राइब बटन, हिट द बेल आइकन फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशन, ठीक है। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम लेट्स रोल दी वीडियो। सो जैसे कि हम इसमें एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो जितने भी हमारे कंपाउंड्स हैं वेदर दे आर ऑर्गेनिक और दे आर इनऑर्गेनिक, उनको हम 3 कैटेगरीज में सब डिवाइडेड कर सकते हैं, जो कि एक एसिड है, एक बेस है और एक सॉल्ट है, ठीक है। अब जो एसिड है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है, एसिड कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इट्स सार टेस्ट एंड द बेसिस बाय देयर सोपी टच। तो जो एसिड है उनको जो उनका सार टेस्ट होता है उससे हम टेस्ट करके उसको बता सकते हैं कि ये एसिड है, और जो बेस है वो उसका थोड़ा सोपी फील होता है, ठीक है, सोपी ऑन टच्ड। तो अगर उसको हम टच करेंगे तो बता सकते हैं कि ये बेस है। लेकिन ये सारे के सारे जो एसिड्स हैं वो और जितने भी बेस हैं उनको हम पर्टिकुलर इसी चीज़ के बेसिस पर रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से ऐसे एसिड हैं, ऑल एसिड्स कैन नॉट बी टेस्टेड। बहुत से ऐसे एसिड हैं जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते, और बहुत से ऐसे बेस हैं उनको हम टच नहीं कर सकते, वो हमारे लिए हार्मफुल हैं, वो हमको कोई ना कोई अफेक्ट पहुंचा सकते हैं, ठीक है, दे कैन हार्म अस। सो टू रिकॉग्नाइज देम, तो उनके लिए हमने कुछ सर्टेन केमिकल्स बनाए, ठीक है, उनको हम कहते हैं इंडिकेटर्स। तो जो हमारे ऐसे केमिकल्स हैं जो हमको मदद करते हैं एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको हम कहते हैं इंडिकेटर्स, ठीक है। तो इंडिकेटर्स क्या हैं? इंडिकेटर इज अ डाई विच चेंजेस इट्स कलर व्हेन पुट इनटू एन एसिड और बेस। इंडिकेटर एक तरीके के हमारे डाइज होती हैं, ठीक है, ठीक, जो क्या करते हैं, जैसे ही हम उनको एसिड या बेस में मिलाते हैं, या कोई हमने लिक्विड लिया, ठीक है, जो हमको पता करना है कि वो एसिड है या बेस है, तो अगर उसको भी हम इंडिकेटर में मिला देंगे तो वो अपना कलर चेंज कर देगा। उस कलर चेंज करने की वजह से हमको ये पता पड़ जाएगा कि वो जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन एसिड है या हमारा बेस है। अब मेनली इंडिकेटर्स हमारे 3 टाइप के होते हैं, ठीक, एक लिटमस, एक मिथाइल ऑरेंज और एक फिनोप्थलीन। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिटमस के बारे में। लिटमस क्या है? लिटमस एक ऐसा हमारा इंडिकेटर है जो मेनली लैब्स में यूज होता है, ठीक है। उसको हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। लिटमस कैन बी यूज्ड इन 2 ways, in solution form and in litmus paper form, ठीक है। it can be used in 2 ways, litmus paper form, litmus paper and litmus solution, ठीक है। इसके ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक रेड कलर का होता है और एक ब्लू कलर का होता है लिटमस, ठीक है। जो एसिड है, जैसे अगर हम लिटमस पेपर पे वो सॉल्यूशन डालेंगे, तो हमें अगर पता लगाना है कि वो एसिड है, तो क्या करेगा, when an acid turns ब्लू लिटमस रेड, अगर हम ब्लू लिटमस पे एसिड डालते हैं तो वो उसको रेड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, और बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो उससे हमें यह पता पड़ जाएगा कि अगर ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो कौन कर रहा है? एसिड कर रहा है, तो यानी कि वो एसिड है। और अगर रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो वो कौन कर रहा है? बेस। तो उसका मतलब हमें यह पता पड़ गया कि ये बेस हैगा, ठीक है। फिर आता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज हमारा 2nd नंबर का इंडिकेटर है, ये नेचुरल इंडिकेटर होता है, और जो लिटमस है ये भी हमारा नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। जो उसका नेचुरल कलर होता है मिथाइल ऑरेंज का, वो ऑरेंज कलर होता है, ठीक। इट गिव्स रेड कलर इन द एसिडिक सॉल्यूशन। जब उसको एसिडिक सॉल्यूशन में मिलाते हैं मिथाइल ऑरेंज को, तो वो रेड कलर का हमको सॉल्यूशन दे देता है, ठीक है। एंड येलो कलर टू द बेसिक सॉल्यूशन, अगर उसको बेसिक सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो वो येलो कलर दे देगा, ठीक। फिर आता है लास्ट फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन क्या है? ये भी ये जो इंडिकेटर है, ये इसका जो नेचुरल कलर है वो है कलरलेस। ये एसिडिक सॉल्यूशन में कोई कलर चेंज नहीं दिखाता है। अगर इसको आप एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो ये अपना कलर चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो उससे भी हमें पता पड़ जाएगा कि ये एसिड है, क्योंकि वो अपना कलर चेंज नहीं करता है। और जो हमारा बेस रहेगा उसको वो पिंक कलर में कन्वर्ट कर देगा। अगर उसको बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो पिंक कलर का हो जाएगा। तो इसमें हमारे जो इंडिकेटर्स थे, इन इंडिकेटर्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है नेचुरल और एक है सिंथेटिक। जो नेचुरल इंडिकेटर है वो हमको नेचुरली मिलता है, ठीक है, जैसे प्लांट्स, फ्लावर वगैरह से मिल गया, जो कि क्या है हमारा लिटमस हैगा, ठीक है, जो हमें इजीली मिल जाता है। लिटमस हैगा,
और रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। ये सब हमारे हैं जो कि नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, ठीक। और जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं वो है मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन, ठीक। फिर आगे अभी अपन पढ़ेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में भी, वो भी एंड में पढ़ेंगे इसके, ठीक है। तो ये हमारे पूरे के पूरा भी जो हमारा स्टार्टिंग पार्ट था वो ये था कि हमारे एसिड और बेस को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ हम लेते हैं एसिड और बेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए, जो कि हमारे इंडिकेटर्स हैं। हाँ, इसमें हम पढ़ेंगे एसिड्स। एसिड्स क्या हैं? एसिड्स हमारे वो कंपाउंड्स हैं विच कंटेन H+ आयन। दीज आर द केमिकल कंपाउंड्स विच कंटेन H+ आयन, ठीक है। एंड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, ये जो कंटेन करते हैं H+ आयन कंटेन करते हैं, और इनको व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर दे यील्ड्स हाइड्रोनियम आयन एज ओनली द पॉजिटिव चार्ज आयन, ठीक है। दीज आर द an acid is an H+ ions containing chemical compound when dissolved in water yields hydronium ion as the only positive charge ion, ठीक है। इनके पास H+ आयन होते हैं, ठीक है, वो उनके पास H+ आयन होते हैं, लेकिन जब वो टूटता है तो वाटर में मिक्स होता है और हमको हाइड्रोनियम आयन देता है। जैसे कि यहाँ पर HCl था, HCl हमने डिस्ट्रीब्यूट कराया दो में, H+ और Cl- में। फिर ये वाला जो H+ था ये वाटर से हमारा मिक्स हुआ, वाटर से मिक्स होने के बाद उसने हाइड्रोनियम आयन बना लिया। तो अब हम क्या कहेंगे? अब हम ये कहेंगे ये जो हमारा H+ आयन है इट्स नेवर एग्जिट बाय देमसेल्फ, ये अपने आप नहीं बनते, कहीं से बाहर से आ नहीं जाते हैं, इनको बनाया जाता है, यानी कि जो एसिड है उसको तोड़ा जाता है और H+ आयन बनाए जाते हैं। उसके बाद दे गेट अटैच टू द वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। उसके बाद ये वाटर मॉलिक्यूल से अटैच होते हैं और हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, ठीक है। तो जो हाइड्रोनियम आयन है वो कुछ और नहीं है, इट्स जस्ट अ हाइड्रेटेड फॉर्म, इट्स अ हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ H+ आयन। ये जस्ट अ हाइड्रेटेड फॉर्म है H+ आयन का, ठीक है। फिर जो हमारे एसिड्स हैं वो बहुत तरीके से क्लासीफाई किए गए हैं, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे आर मैन्युफैक्चर्ड एंड प्रिपेयर्ड, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी, और तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। तो पहले हम देखेंगे कि ये कहाँ से पाए जाते हैं, ठीक है, हाउ आर देयर फॉर्म, ठीक है, या प्रिपेयर्ड। तो दो टाइप के एसिड हैं हम इसमें हमारे, एक है ऑर्गेनिक एसिड और एक है मिनरल एसिड, ठीक है। एक है ऑर्गेनिक एसिड और एक है मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या है? दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम प्लांट मटेरियल एंड एनिमल्स, ये हमको प्लांट मटेरियल और एनिमल्स से मिलते हैं। दिस एसिड्स आर नॉट वेरी हार्मफुल, ठीक है, ये बहुत हार्मफुल नहीं है टू ड्रिंक एंड ईट। वी यूजली ड्रिंक एंड ईट दिस एसिड इन आर डेली यूजेस, थिंग्स वी ईट एंड ड्रिंक, दीज आर ऑल प्रेजेंट इन दैट ओनली, ठीक है। फिर आते हैं मिनरल एसिड। मिनरल एसिड क्या होते हैं? मिनरल एसिड वो एसिड होते हैं जो हमको अर्थ में से जो मिनरल निकाले गए हैं उनसे हम बनाते हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स प्रेजेंट इन द अर्थ, जो कि हमारे मोस्ट कॉमन कौन कौन से हैं? एक है हमारा HCl, एक H2SO4 और एक HNO3, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये तीन हमारे मोस्ट कॉमन एसिड हैंगे जो कि मिनरल्स एसिड हैंगे। इनका जो कंसंट्रेटेड फॉर्म है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। देयर कंसंट्रेटेड फॉर्म, ठीक, इज़ वेरी डेंजरस, इट कैन बर्न्स आवर हैंड एंड क्लॉथ्स इफ़ नॉट हैंडल विथ केयर। अगर इनको प्रॉपर तरीके से हम नहीं रखेंगे तो अगर ये इनका जरा सा भी ये पॉइंट हमारे हाथ पे या कपड़ों पे गिर गया तो तुरंत उसको जला देगा, ठीक है। सो लैब में लेकिन यूज़ करते हैं एसिड, तो लैब में जो एसिड यूज़ करते हैं उनको हम बनाते हैं डाइल्यूट एसिड टू यूज़ इन द लैब, ठीक है। दे आर जनरली मिक्सड विथ वाटर, इनको वाटर में मिलाया जाता है, जो कंसनट्रेटेड एसिड है इनको वाटर में मिलाया जाता है टू कन्वर्ट दैम इनटू डाइल्यूट फॉर्म, ठीक है, विच आर नोन एज डाइल्यूट एसिड, उनको कहा जाता है डाइल्यूट एसिड। जो हमारे कुछ हैं जो कि ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ठीक है, जैसे कि कौन कौन से? सिट्रिक एसिड है जो कि हमें कहाँ मिलता है? सिट्रस फ्रूट में, जो कि लेमन एंड ऑरेंज का। फिर लैक्टिक एसिड है, ये हमको मिल्क और कर्ड में मिलता है। फिर हमारा यूरिक एसिड है, ये यूरिन में मिलता है। फॉर्मिक एसिड इन द स्टिंग्स ऑफ बीज एंड एंड्स, ठीक है। ब्यूट्रिक एसिड है, ये हमको मिलता है रेंसिड बटर में,
ठीक। टार्ट्रिक एसिड है, ये हमको टेरामाइड और ग्रेप्स में मिलता है, ठीक है। मैलिक एसिड एप्पल्स में मिलता है। सिट्रिक एसिड हमको फैट में मिलता है। HCl हमारे गैस्ट्रिक जूस में रहता है। एसिटिक एसिड हमको विनेगर में मिलता है और ऑक्सैलिक एसिड हमको टमाटो में मिलता है। यानी कि ये कौन कौन से एसिड हैं? ये सारे के सारे एसिड जो हैं ये हमारे ऑर्गेनिक एसिड हैं, जो कि हम डेली यूज में इस्तेमाल करते हैं। तभी यहाँ पर ये पॉइंट लिखा गया था कि दीज एसिड्स आर नॉट हार्मफुल टू ड्रिंक एंड ईट। इनको हम डेली यूज में कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो एसिड हैं ये हमारे थोड़े हार्मफुल होते हैं, ठीक। अब यही जो एसिड हैं इनको और सब डिवाइड करा जाता है, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ, जो कि क्या है, वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग एसिड के बेसिस पे अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो हमको देखने को मिलेंगे दो टाइप के एसिड, ठीक है। एक होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है हमारा वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? दे अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन, ठीक है, दे अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन इन एक्वास सॉल्यूशन, ठीक है, प्रोड्यूसिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। यानी कि अगर हम इनको कंप्लीटली डिसोसिएट करें, ठीक है, अगर इनको हम पानी में इन एक्वास सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये हाई कंसंट्रेशन, लार्ज अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन पे H+ आयंस बनाएंगे, ठीक है। और दूसरे हैं वीक एसिड। वीक एसिड क्या है? ये पार्शली डिसोसिएट होंगे, ठीक है, दे पार्शली डिसोसिएट इन द एक्वास सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस लो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। ये लो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अगर इन दोनों एसिड को इन द टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बेसिस पे अगर हम जज करें तो हमको देखने को ये मिलता है कि फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड हो, चाहे बेस हो, चाहे सॉल्ट हो, ठीक है, जो अल्फा है, अल्फा का मतलब क्या है यहाँ पर? अल्फा का मतलब है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज स्मॉलर देन 30%, यानी कि ये सारे के सारे 30% से कम डिसोसिएट होंगे, ठीक है। और ये जो हमारा मिनरल एसिड है, ठीक है, सॉरी जो हमारा वीक एसिड है, ठीक है, जो वीक एसिड है हमारा, उसमें क्या होगा, हमारा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो हमारा होता है स्मॉलर देन 30%। तो वीक एसिड में ग्रेटर देन 30% और हमारा जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसमें ग्रेटर देन 30% और जो वीक एसिड है उसमें स्मॉलर देन 30% होगा, ठीक है। फिर हमारे जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, ठीक है, जितने भी हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे उनको हम कहेंगे मिनरल एसिड। यानी कि ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड। जितने भी हमारे मिनरल्स एसिड है, यानी कि जो प्रिपेयर्ड बाय द मिनरल ऑफ द अर्थ, ये सारे के सारे इतने हमारे प्रिपेयर्ड होंगे, ये सब के सब हमारे कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन एक ऐसा एसिड है जो होता तो मिनरल एसिड है लेकिन कैटेगरी में, स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में नहीं आता। वो क्या है? हमारा कार्बोनिक एसिड है, ठीक है। एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर मिनरल एसिड्स, ठीक है, और मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक। और जो वीक एसिड है वो सारे के सारे हमारे जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड थे, ये सारे जो ऑर्गेनिक एसिड हैं ये सब के सब, ये सारे के सारे हमारे कैसे हैं, ये हमारे वीक एसिड कहलाएंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग कार्बोनिक एसिड। तो जो कार्बोनिक एसिड है वो भी हमारा एक तरीके का वीक एसिड है, लेकिन वो कौन सा है? वो प्रोड्यूस हुआ है हमारे मिनरल एसिड के फॉर्म में, लेकिन है कौन सा? वीक एसिड। क्यों? क्योंकि वो पार्शियली डिसोसिएट होता है। और जितने हमारे मिनरल एसिड है ये सारे के सारे क्यों हैं स्ट्रॉन्ग एसिड? क्योंकि अगर इनको एक्वस सॉल्यूशन में मिलाते हैं, हम किसी भी सब्सटेंस के एक्वस सॉल्यूशन में मिलाएंगे तो ये हमारा कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, लेकिन अगर इनको मिलाते हैं तो ये पार्शियली डिसोसिएट हमारे होंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ। नाउ वी विल क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ H+ आयन
ठीक है, बेसिसिटी का मतलब कितने H+ आयन हमारे आयोनाइज होने के बाद प्रोड्यूस हुए हैं उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड के थ्रू, यानी कि इट इज़ द नंबर ऑफ H+ आयन प्रोड्यूस्ड बाय आयोनाइजेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इन एन एक्वास सॉल्यूशन, यानी कि एक एक्वास सॉल्यूशन में हमारे आयनाइज होने के बाद कितने अमाउंट के H+ आयन फॉर्म हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हम एसिड को बेसिसिटी से कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब बेसिसिटी के डिपेंडिंग अपॉन द बेसिसिटी हमारे एसिड जो है वो 3 टाइप में क्लासिफाइड होते हैं। पहला है हमारा मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, पहला है मोनोबेसिक एसिड। अब मोनोबेसिक एसिड क्या होता है, यानी कि these are the those acid on which dissolving in water produces one H+ आयन। ये सिर्फ एक H+ आयन हमारा देंगे जब इनको हम पानी में डिसॉल्व करेंगे, तो उनको हम कहते हैं मोनोबेसिक। ठीक है, ये एक स्टेप में आयनाइज हो जाते हैं, दे आयनाइज इन सिंगल स्टेप, दे फॉर्म वन नॉर्मल सॉल्ट। ये सिंपल एक नॉर्मल सॉल्ट बनाते हैं जब इनको हम आयनाइज करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारा HCl था, हमने HCl को आयनाइज करा तो हमारा H+ और Cl- बना, एक ही बस बना, इसके अलावा दूसरा ये नहीं टूट सकता। ठीक है, हो गया। अब इसका दम इसको नहीं तोड़ सकते। फिर जब इस HCl को हम किसी एक्वास सॉल्यूशन में मिला देंगे, ये NaOH का एक्वास सॉल्यूशन है, अगर इसके एक्वास सॉल्यूशन में हम इसको मिला देंगे तो ये हमारा एक नॉर्मल सॉल्ट दे देगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मोनोबेसिक, यानी कि जो एक H+ आयन हमारे देते हैं। फिर होता है दूसरा डायबेसिक, अगला है हमारा डायबेसिक। डायबेसिक क्या होता है, ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर प्रोड्यूसेस 2 H+ आयन्स। ठीक है, यहाँ हमारे कितने बन रहे थे, यहाँ हमारे 1 बन रहे थे, यहाँ हमारे 2 H+ आयन बन रहे हैं। ठीक है, दे डिसॉल्व, ठीक है, दे आयनाइज इन 2 स्टेप, ये 2 स्टेप में आयनाइज होते हैं। दे फॉर्म वन एसिड सॉल्ट, ये एक एसिड सॉल्ट बनाते हैं, दे फॉर्म वन एसिड सॉल्ट एंड वन नॉर्मल सॉल्ट। ये 2 सॉल्ट हमारे बनाते हैं, एक नॉर्मल सॉल्ट बनाता है और एक एसिड सॉल्ट बनाता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर है H2SO4, इस H2SO4 को हमने पहले तोड़ा तो हमारा H+ और HSO4- में टूटा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एसिड सॉल्ट। उसके बाद फिर हमने क्या करा, इसको दोबारा फिर हमने तोड़ा तो हमारा क्या में टूटा, H+ और SO4-, यानी कि ये वाला जो कंपाउंड हमारा बना था ये एक और बार फिर से आयनाइज हो सकता था, तो इसने क्या करा, ये 2 स्टेप में आयनाइज हुआ, इसलिए ये डायबेसिक हो गया। वैसे अगला आता है ट्राइबेसिक। ट्राइबेसिक क्या होता है, डिसॉल्विंग इन वाटर प्रोड्यूसेस 3 H+ आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। ठीक है, दे आयनाइज इन 3 स्टेप, ये 3 स्टेप में आयनाइज होते हैं। दे फॉर्म 2 एसिड सॉल्ट, ये 2 एसिड सॉल्ट बनाते हैं और एक नॉर्मल सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमने पहले H3PO4 को तोड़ा तो H+ और H2PO4- टूटा। ठीक है, जैसे हमने H3PO4 को तोड़ा तो हमारा H+ प्लस H2PO4- बना। फिर हमने इस वाले कंपाउंड को फिर से आयनाइज करा तो हमारा एक H+, अब एक, फिर हमारा क्या बना, HPO4- बना। फिर हमने इस वाले कंपाउंड को फिर आयनाइज करा एक और बार तो फिर एक H+ आयन बना हमारा और PO4- अलग हो गया, यानी कि ये हमारे 3 स्टेप में आयनाइज हुआ है, ये हमारे 2 स्टेप में आयनाइज हुआ है और ये हमारे सिंगल स्टेप में आयनाइज हुआ है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द बेसिसिटी, यानी कि आयनाइज होने के बेसिस पे और H+ आयन प्रोड्यूस होने के बेसिस पे एसिड जो हैं वो हमारे 3 टाइप में क्लासिफाइड हैंगे। पहला मोनोबेसिक, दूसरा डायबेसिक और तीसरा ट्राइबेसिक। ठीक है, सो देन कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड क्या होते हैं, कंसनट्रेटेड एसिड आर दोस एसिड which contain minimum amount of water in it। ठीक है, जिनमें बहुत कम अमाउंट का वाटर होता है। फिर their concentration can be decreased by adding water in it,
उनमें हम जैसे जैसे वाटर मिलाते जाएंगे वैसे वैसे उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती चली जाएगी। और जब भी हम किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर मिलाते जाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो कंसंट्रेटेड एसिड डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो उससे हमारा बन जाता है डाइल्यूट एसिड। ठीक, तो डाइल्यूट एसिड आर दोज एसिड विच कंटेन मोर अमाउंट ऑफ वाटर इन इट, जिनमें ज़्यादा अमाउंट का वाटर हो उसे कहते हैं डाइल्यूट एसिड। ठीक है, अब जो हमारे कुछ ऐसे एसिड हैं जो कि हमारे वीक रहेंगे। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ दैट दे आर कंसंट्रेटेड, यानी कि वीक एसिड रिमेन वीक इवन इफ इट इज कंसंट्रेटेड। अगर कोई हमारा ऐसा एसिड है जो कि कंसंट्रेटेड है लेकिन वीक एसिड भी है संग में, तो वो वीक ही रहेगा भले ही वो चाहे जितना कंसंट्रेटेड हो। ठीक है, वैसे हमारे कुछ ऐसे एसिड हैं जो कि डाइल्यूटेड फॉर्म में हैं लेकिन फिर उसके बाद भी वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे। डाइल्यूटेड फॉर्म होने के बाद भी वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे। तो बहुत से एसिड ऐसे भी हैं हमारी एसिड की स्ट्रेंथ है। ठीक है, अगर इसको हम एक वर्ड में सम करना चाहें, एसिड जो हमारी कंसंट्रेटेड डाइल्यूट एसिड क्या होता है, तो जो एसिड है, कोई भी एसिड है, ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड इज द मेजर ऑफ इट्स H+ आयन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द डिसोसिएशन ऑफ इट इन वाटर। यानी कि हमारा जो कोई भी एसिड है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ हमें कैसे पता लगेगी कि जैसे हमने उसको पानी में डिसोसिएट किया या पानी में डिसॉल्व करा, तो वो डिसोसिएट होने के बाद कितने H+ आयन हमारे बना रही है। यानी कि जो जितने ज़्यादा H+ आयन बनाएगा वो उतना ही ज़्यादा हमारा कंसंट्रेटेड या उतनी ही ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी उस पर्टिकुलर एसिड की, जो जितने ज़्यादा हमारे H+ आयन बनाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारी बात होगी कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड की। ठीक है, हमने ये भी पता लगा दिया कि ये कंसंट्रेटेड एसिड है वो होता है जिसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ हमारा वाटर होता है, डाइल्यूट जिसमें हमारा मोर अमाउंट ऑफ वाटर होता है। ठीक है, ये तो हमने पता लगा दिया। और हमने ये भी कह दिया कि वाटर को ऐड करके हम कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कैसे होता है? ठीक है, तो हाउ द एसिड इज डाइल्यूटेड, एसिड किस तरीके से डाइल्यूट होता है? तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग कंसंट्रेटेड एसिड विथ वाटर। यानी कि हम इसको कंसंट्रेटेड एसिड को पानी में मिक्स करने के बाद इस एसिड को बनाते हैं। ठीक है, अब क्या है ये प्रोसेस? द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एसिड विथ वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। अगर हम वो एसिड को मिक्स कर रहे हैं वाटर में, तो वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारी होती है, हाईली एक्सप्लोजिव होती है वो रिएक्शन, एज द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व ऑन मिक्सिंग देम। क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट की हीट निकलती है जैसे हम उसको मिक्स करते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग डाइल्यूशन concentrated acid should be added to water gradually with stirring and not the water to the acid। ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जाता है कि ड्यूरिंग डाइल्यूशन कंसंट्रेटेड एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, यानी कि एसिड को ही पानी में क्यों मिलाना चाहिए? ठीक है, ना कि हम पानी को एसिड में क्यों नहीं मिला सकते? मिला तो हम वही दोनों चीज़ें रहे ना, चाहे एसिड को पानी में मिलाओ चाहे पानी को एसिड में मिलाओ। लेकिन ऐसे करते क्यों हैं कि हम एसिड को ही मिलाते हैं पानी में, पानी को एसिड में क्यों नहीं मिलाते? ठीक है, तो उसका रीज़न देखते हैं। व्हेन कंसंट्रेटेड एसिड इज एडेड टू वाटर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड। जाहिर सी बात आई, बताया हमने कि जैसे कंसंट्रेटेड द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग वाटर इन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यानी कि जब कंसंट्रेटेड एसिड हमारा वाटर में मिक्स होता है तो लार्ज अमाउंट की हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, दिस हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ये जो हीट हमारी निकली वो जो पानी होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, एंड चेंजेस सम ऑफ द वाटर टू द स्टीम एक्सप्लोजिवली, और तुरंत वो उस पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि उसने हीट एब्जॉर्ब कर ली, जब पानी हीट एब्जॉर्ब करेगा तो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसने तुरंत उसको स्टीम में कन्वर्ट करा। विच कैन स्प्लैश द एसिड ऑन आवर फेस, हैंड्स एंड क्लॉथ्स कॉजिंग एसिड बर्न।
यानी कि जब हम एसिड, अगर हम पानी को एसिड में मिला रहे होते हैं तो वो रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक होती है, उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट की हीट इवॉल्व होती है। वो हीट इवॉल्व क्या होगी, पानी मिला रहे हैं तो जैसे ही एसिड में से हीट बाहर निकलेगी तो वो पानी में मिक्स हो जाएगी वो हीट, ठीक है। और जैसे ही पानी में मिक्स होगी तो क्या होगा, जो पानी अंदर जा रहा है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा एकदम से, और जैसे ही स्टीम में कन्वर्ट होगा तो वो एक्सप्लोजिव की तरह काम करेगा। और जो एसिड होगा जैसे ही वो उसके अंदर वो जाएगा तो वो एसिड को स्प्लैश कर देगा बाहर, जो कि क्या होगा, हमारे फेस पे आ सकता है, वो हैंड पे आ सकता है, क्लोथ्स पे भी आ सकता है। तो ये हमारा एसिड बर्न हमको कर सकता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम सीखेंगे जनरल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिड। एसिड हमारे कैसे प्रिपेयर्ड होते हैं, किस किस तरीके से हम एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, हम किसी भी नॉन मेटल को अगर हाइड्रोजन के संग मिलाएंगे, ऐड कराएंगे, तो हमारा एसिड बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ हाइड्रोजन ले रहे हैं H2 और यहाँ नॉन मेटल कोई भी ले ले, मान लो Cl2 ले लिया तो हमारा 2HCl बन गया। वैसे अगर मान लो हमने H2 ले लिया, ठीक है, और यहाँ हमने सल्फर ले लिया तो हमारा क्या हो जाएगा, H2S, ठीक है, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड। तो हमारा इस तरीके से हमारे एसिड बनते जाते हैं, ठीक है। फिर दूसरा मेथड है बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। हम किसी भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को अगर वाटर में मिक्स करते हैं तो हमारा एसिड बन जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर करा है CO2 प्लस वाटर, तो हमारा H2CO3 बना। वैसे अगर हम इसकी जगह यहाँ पर ले लें SO3 प्लस H2O तो हमारा बन जाएगा H2SO4, ये भी हमारा एसिड है, ठीक है। फिर हमारा तीसरा मेथड है बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोर वॉलेटाइल या नॉन वॉलेटाइल एसिड फ्रॉम इट्स सॉल्ट ऑफ बाय लेस वॉलेटाइल एसिड, ठीक है। मोर वॉलेटाइल एसिड को हम उसके लेस वॉलेटाइल एसिड में से रिमूव कर दें बाय यूजिंग सॉल्ट। जैसे हमने यहाँ पर करा NaCl लिया हमने, ठीक है, ये नॉन वॉलेटाइल है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे हमने उसको मिलाया तो हमारा वॉलेटाइल एसिड बन गया, ठीक है। जैसे हमने NaCl प्लस H2SO4 लिया तो NaHSO4 बना और HCl एसिड हमारा बाहर निकल गया, ठीक है। वैसे अगर हम NaNO2 को H2SO4 के संग मिलाएंगे तो हमारा बन जाएगा NaHSO4 प्लस HNO3। तो ये हमारा दूसरा एसिड बन गया, ठीक है। ये हमारे एसिड बन रहे हैं, ठीक। फिर हमारा लास्ट मेथड है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स को ऑक्सीडेशन करा के, ठीक है। जैसे हमने कोई भी नॉन मेटल लिया, उसको नाइट्रिक एसिड से हम जैसे रिएक्ट कराएंगे तो हमारा एसिड बनेगा, वाटर बनेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस अलग निकल जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर करा सल्फर के संग, हमने सल्फर को लिया और 6 मोल्स लिए नाइट्रिक एसिड के, तो सल्फ्यूरिक एसिड बना, वाटर रिलीज हुआ और 6 मोल्स हमारे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के निकल गए। वैसे ही अगर हम सेम रिएक्शन फॉस्फोरस के संग करें तो हमारा क्या बने हुआ, हमारा बनेगा H2PO4 प्लस H2O प्लस NO2। उसको बैलेंस कर लेंगे अगर हम, H3PO4 16, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंस हो गया। यानी कि जब हम इसको फॉस्फोरस के 5 मॉलिक्यूल्स के साथ नाइट्रिक एसिड के 5 मॉलिक्यूल्स से रिएक्ट कराएंगे तो हमारा H3PO4 बनेगा, वाटर रिलीज हो जाएगा और 5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारे अलग निकल जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हम एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला मेथड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, दूसरा मेथड बाय मिक्सिंग वाटर टू नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तीसरा मेथड बाय यूजिंग सॉल्ट, ठीक है, टू रिमूव मोर वॉलेटाइल एसिड फ्रॉम लेस वॉलेटाइल एसिड, ठीक है, और चौथा बाय ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में हम सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि हमारी एसिड है सारिन टेस्ट। सबसे पहला ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एसिड हमारा सारिन टेस्ट है,
ठीक है। दूसरा, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, एसिड हमारा जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इट ऑल्सो एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह भी एक्ट करता है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो एक्वस सॉल्यूशन होता है एसिड का, अगर एसिड को हम पानी में मिलाएंगे तो वो एक्वस सॉल्यूशन बना लेगा। वो एक्वस सॉल्यूशन हमारा एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह हमारा बिहेव करता है, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, उस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। इस वजह से हम उस एसिडिक के एक्वस सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव इन नेचर का मतलब ये है कि जो एसिड है वो कुछ एसिड हमारे हार्मफुल होते हैं, ठीक है, जो हमें एसिड बन भी दे सकते हैं, ठीक है, हमारे स्किन और क्लोथ्स को बर्न कर सकते हैं, तो इस वजह से वो कोरोसिव भी है नेचर में। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज आती है। केमिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एसिड है वो हमारा बेस से रिएक्ट होता है टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं पहली क्लासेस में, इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो जैसे हम एसिड ले लें, मान लो हमने यहाँ पर लिया HCl, यहाँ हमने बेस ले लिया NaOH, तो हमारा क्या बनेगा, NaCl बनेगा और H2O हमारा अलग निकल जाएगा, ठीक है। फिर अगर ऐसी रिएक्शन हम दोबारा, हमने एसिड ले लिया मान लो H2SO4 और इसके रिएक्शन मान लो हम कराएं कैल्शियम ऑक्साइड से CaO, तो हमारा बनेगा CaSO4 प्लस H2O, ठीक है। तो ये हमारे हो गए एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। फिर आती है सेकंड प्रॉपर्टी जो कि है डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस, यानी कि जो हमारा डाइल्यूट एसिड है वो अपने एक्टिव मेटल्स, कोई भी एक्टिव मेटल्स जो होंगे हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में, जो एक्टिव मेटल्स होते हैं उनसे रिएक्ट करेगा और सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर लिबरेट होगी, ठीक है। डाइल्यूट एसिड मान लो हमने ले लिया यहाँ पर HCl, एक्टिव मेटल हमने ले लिया Zn, तो हमने इसकी रिएक्शन कराई तो हमारा बनेगा ZnCl2 और H2 गैस हमारी रिलीज हो जाएगी, इसको हम बैलेंस कर देंगे। फिर अगर ऐसी रिएक्शन हम मान लो मैग्नीशियम के संग कराएं, HCl की रिएक्शन हमने अब यहाँ पर Mg के संग कराई, तो हमारा क्या होगा MgCl2 और हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज हो जाएगी। तो ये होगी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या, कि जब भी डाइल्यूट एसिड हमारा एक्टिव मेटल से रिएक्ट होगा तो वो हमारा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, यहाँ पर हमारी जो गैस है वो हाइड्रोजन निकलेंगी, ठीक है। फिर उसका आती है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी जो कि है एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट फॉर्म एंड बाइकार्बोनेट फॉर्म, ठीक है। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट कंपाउंड से रिएक्ट होगा और हमें सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर एसिड ले लिया HCl, इसकी रिएक्शन हमने कराई कार्बोनेट फॉर्म से, मान लो हमने लिया CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट लिया, तो हमारा क्या बनेगा CaCl2 प्लस वाटर प्लस CO2 और उसको हम बैलेंस कर देंगे, ठीक है। फिर अगर एक और हम रिएक्शन कराएं, इस बार बाइकार्बोनेट से कराते हैं, तो हमने यहाँ पर लिया HCl प्लस NaHCO3, ठीक है, हमने लिया सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, तो हमारा बनेगा NaCl प्लस वाटर प्लस CO2, तो बनेंगे हमारे सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ही, ठीक है। फिर आती है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, एसिड रिएक्ट विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स टू फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है।
ये ऊपर जैसे ही की तरह थोड़ी साउंड कर रही है, बस उसमें क्या है, इसमें हमारा कार्बोनेट से हो रहा था तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही थी, यहाँ हमारा सल्फाइड से हो रहा है तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी। ठीक है, ऐसे करते हैं इसकी भी रिएक्शन हम। एसिड में हमने HCl लिया, बाइसल्फाइड्स में हम ले लेते हैं CaSO3, सॉल्ट बनेगा CaCl2, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड हमारी अलग निकल जाएगी। ठीक है, इसको हम बैलेंस कर देंगे। फिर यही सेम रिएक्शन अगर हम बाइसल्फाइड के संग कराएं, NaHSO3 के संग कराएं तो हमारा बनेगा NaCl, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड हमारी अलग निकल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स के संग रिएक्शन होगी। ठीक है, अब लास्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी कि एसिड रिएक्ट विथ सल्फाइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, एसिड रिएक्ट विथ सल्फाइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी कि हमने यहाँ पर एक एसिड लिया, सल्फाइड ले लिया, मान लो हमने ZnS, तो ये हमारा क्या बनाएगा ZnCl2 और H2S गैस हमारी रिलीज हो जाएगी। इसको हम बैलेंस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी थी प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि सारे एसिड्स में कॉमन पाई जाती है। तो फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द कॉमन थिंग इन ऑल एसिड। ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो सारे एसिड्स में कॉमन पाई जाती है। ठीक है, तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि एसिड प्रोड्यूसेस H+ आयन व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, जब हम एसिड को पानी में डिजॉल्व करते हैं तो वो H+ आयन हमारे देते हैं। ठीक है, यानी कि H+ आयन उनके अंदर मौजूद रहता है। वो H+ आयन पहले उनसे सेपरेट होता है, फिर उसके बाद वही H+ आयन दोबारा पानी से रिएक्ट होता है हमारा और हाइड्रोनियम आयन हमको देता है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम कंक्लूजन निकालें तो हमको क्या देखने को मिलेगा, अ कॉमन थिंग इन ऑल द एसिड इज दैट दे प्रोड्यूसेस। ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, H+ आयन, दे प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन। ठीक है, ओनली एज द पॉजिटिव आयन व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमारा एसिड है, हमने इस एसिड को तोड़ा तो एसिड टूटने के बाद हमको H+ आयन मिला। ये H+ आयन फिर क्या हो गया, यहाँ पर हमारा वाटर से इंटरएक्ट हुआ और उसने हमें हाइड्रोनियम आयन दिया। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता पड़ा कि इससे हमको ये पता पड़ा कि ये जो हमारी एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है एसिड, ये किसकी वजह से शो कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे H+ आयन प्रेजेंट होने की वजह से ही शो कर रहा है। अगर इस पे H+ आयन प्रेजेंट नहीं होते, यानी कि जब ये डिसोसिएट होता तो H+ आयन अगर प्रोड्यूस नहीं करता तो ये हमारा एसिडिक बिहेवियर भी शो नहीं करता। ठीक है, अब उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन और अराइज हो जाता है हमारा कि बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, तो क्या वो भी एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम देखेंगे कि जो हमारे बहुत से कंपाउंड्स हैं उनमें हमारे कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं, ठीक है, जो कि हैं हमारे ग्लूकोज, ठीक है, और अल्कोहल। ठीक, सम कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज एंड अल्कोहल ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन। ठीक है, उनके पास हाइड्रोजन तो है, बट दे डू नॉट कंडक्ट एसिडिक कैरेक्टर एंड दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बट दे डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, लेकिन वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते। तो अगर इसको हम समझें कि क्यों नहीं करते, तो उसका जो हमारा रीज़न होगा वो यही रीज़न होगा कि दिस कैरेक्टर इज नॉट शोन बाय देम बिकॉज इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, व्हेन डिजॉल्व्स इन वाटर, ठीक, तो वो हमारे H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं है, तो वो एसिडिक कैरेक्टर भी शो
नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका सीधे सीधा आंसर हमारा क्या होगा कि दे डू नॉट प्रोड्यूस H प्लस आयन, दैट्स वाई दे डज नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, तो हमको यहाँ से दो चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमको ये क्लियर हुई कि जो सारी कॉमन चीज़ें हैं एसिड में, ठीक है, वो क्या है, H प्लस आयन प्रोड्यूस होना। ठीक है, दूसरा जो हमारा एसिडिक कैरेक्टर शो होता है वो किस वजह से होता है, H प्लस आयन होने की वजह से ही होता है। ठीक है, क्योंकि वो बाद में हमारा वाटर छोड़ के हाइड्रोनियम आयन देता है। ठीक है, तीसरी चीज़ हमको ये क्लियर हो गई कि सारे एसिड हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, बट ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है, लेकिन जो ऐसे बाकी के कंपाउंड्स हैं जो हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, दे आर नॉट एसिड, वो एसिड होने जरूरी नहीं है। ठीक है, सारे एसिड में हाइड्रोजन तो होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड भी एसिड की तरह बिहेव करें। फिर आते हैं हमारे कुछ यूजेस। ठीक है, तो यूजेस में सबसे पहले आपको दिख रहा होगा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड हमारा काहे के लिए यूज होता है, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स, एक्सप्लोजिव, पेंट, डाइस, ड्रग्स एक्सेट्रा। ठीक है, मेनली ये इन चीज़ों के लिए यूज़ होता है, किसके लिए, पेंट्स के लिए, डाइस के लिए, ठीक है, केमिकल बनाने के लिए और फर्टिलाइज़र के लिए। ठीक है, फिर हमारा आता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का के लिए यूज़ होता है, ये सबसे मेनली यूज़ होता है फर्टिलाइज़र्स के लिए। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लोजिव में भी यूज़ होता है, पेंट्स में भी यूज़ होता है, डाइज में, ड्रग्स में और केमिकल्स में भी। ठीक है, फिर आता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारा प्रिंटिंग इंडस्ट्री में मेनली यूज़ होता है और टैनिंग के लिए भी यूज़ करा जाता है इसका। फिर आता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड हमारा मेनली मेडिसिन में यूज़ होता है फॉर फ्लेवरिंग दैम, बिकॉज इट ऑल्सो कंटेन विटामिन C। ठीक है, फिर आता है बोरिक एसिड। ये मेनली हमारा जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है एज अ आई वॉश। ठीक है, जितने भी हमारे आई वॉश आते हैं, ठीक है, जो हमारे ड्रॉप्स आते हैं, वो सब के सब हमारे बोरिक एसिड के ही बने होते हैं। और दूसरा है इसका यूज़ प्रिवेंशन ऑफ ग्रेन्स। ठीक है, फिर आता है अगला एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड हमारा काहे के लिए यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग फूड्स एंड फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, फिर आता है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड हमारा यूज़ होता है फूड प्रिजर्वेशन के लिए। ठीक, उसके बाद हमारा आता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड हमारा काहे के लिए यूज़ होता है, ये हमारा एरेटेड ड्रिंक्स में यूज़ होता है, यानी कि जो हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह होते हैं उसमें यूज़ होता है, जिसमें फिज़ निकलती है, वो इसी की वजह से निकलती है, इस कार्बोनिक एसिड की वजह से। ठीक है, फिर आता है ऑक्सैलिक एसिड। ये ऑक्सैलिक एसिड हमारा यूज़ होता है स्टेन रिमूविंग के लिए। ठीक है, जो हमारे क्लोथ्स पे स्टेन वगैरह लग जाते हैं, इंक वगैरह के दाग जो लग जाते हैं, इंक स्टेन्स, उनको रिमूव करने के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, फिर आता है टार्टरिक एसिड। ये हमारा एक तरीके से ये हमारा बेकिंग पाउडर ही है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट की तरह एक्ट करता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे डो वगैरह होते हैं उनको ये लाइट और स्पंजी बना देता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गया हमारा एसिड का पार्ट पूरा कंप्लीट। ठीक है, इसमें हमने पूरे एसिड के बारे में पढ़ लिया। अब आपको एसिड से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम मिलेंगे अब सेकंड पार्ट में, जिसमें हम पढ़ेंगे पूरा बेस के बारे में।